नमस्कार। आज मैं फिर आपके समक्ष अपराध की एक घटना लेकर आया हूं, जो उस समय की है जब मैं डीआईजी रेंज बरेली हुआ करता था। थाना है भुता और जनपद है बरेली। बात 25 अप्रैल 2020 की है। गांव चकरपुर के रहने वाले लालू पुत्र जगपाल सिंह यादव थाने पर आए। रविंदर सिंह थानाध्यक्ष थाने पर मौजूद थे। उनको बुलाया गया कि किसी हत्या की सूचना आई है। लालू बहुत दुखी और परेशान थे। लालू ने बताया कि मैं हमेशा की तरह अपनी पत्नी अर्चना के साथ अपने मकान की छत पर सो रहा था। आंगन में मेरी मां मिथिलेश, पिता जगपाल, दो भाई और एक बहन चारपाई पर सोए हुए थे। अपनी अपनी चारपाई पर सोए हुए थे। आज सुबह रोजाना की तरह मेरी पत्नी अर्चना नीचे उतरी और वो माता जी के यानी अपनी सास के पैर छूने के लिए उनके पास गईं। वहां जाने पर उन्होंने देखा या पाया कि उनकी सास यानी वादी मुकदमा की माँ खून से लथपथ, उनका बिस्तर और खटिया के नीचे खून बहुत ढेर सारा मृत पड़ी हैं। उनके मुंह से चीख निकल गई। चीख सुनते ही वहाँ सो रहे अर्चना के ससुर यानी वादी के पिता, उसके दो भाई और बहन, ये भी उठ खड़े हुए। ऊपर से भाग के लालू भी आया, जैसा उसने थाने पर बताया, और देखा कि मेरी माँ मृत पड़ी हुई है। नज़दीक से देखा तो उसके सिर पर किसी ने गोली मार दी है। घटना गंभीर थी। फौरन तहरीर ली गई और क्राइम नंबर 125/20 धारा 302 आईपीसी बनाम अज्ञात पंजीकृत कर लिया गया। थानाध्यक्ष तुरंत घटनास्थल के लिए चल दिए। कंट्रोल रूम को बताया, सभी अधिकारियों को बताया कि ऐसी ऐसी एक घटना घटित हुई है और सूचना लेकर फलां आदमी मेरे थाने पर आया था, मैं पहुंच रहा हूं। वैसे मैंने थाने गांव के प्रधान से बात की है, घटना सत्य है। सारी यूनिट्स को सूचना कर दी गई कि इस तरह इस जगह पर घटना हुई है, तत्काल पहुंचें। वैसे गांव चकरपुर थाने से करीब 16 किलोमीटर दूर और जिला मुख्यालय से 36 किलोमीटर दूर था। मैंने सुबह 8:30 बजे का समय बताया था आपको। दरअसल पुलिस में, खासकर हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस में 8 से 10 पुलिस का स्लो पीरियड होता है, क्योंकि हमारे यहाँ ड्यूटीज़ की चेंजिंग यानी ड्यूटी की बदली सुबह 8 बजे होती है। ड्यूटियाँ रात में 8 बजे से सुबह 8 बजे तक होती हैं। थाना, ड्यूटी पॉइंट, बीट और गश्त सब जगह 8 से 10 के बीच में अफरा तफरी रहती है। रात वाला जाने की तैयारी में होता है और आने वाला ड्यूटी पर पहुंचने की तैयारी में होता है। सारी यूनिट्स जैसे फॉरेंसिक, डॉग स्क्वाड, सर्विलांस, क्राइम ब्रांच, सभी जगह ये ड्यूटी चेंज का टाइम यही होता है, 8, 8:30, 9, यानी 8 से 10 के बीच में पूरे ज़िले की या पूरे प्रदेश में ड्यूटीज़ चेंज हो जाती हैं। अधिकारियों का भी तैयार होने का समय लगभग यही है। 10 बजे उन्हें ऑफिस पहुंचना होता है, तो 8 से 10 के बीच में अपनी तैयारी करते हैं, तैयार होते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, वर्दी पहनते हैं पहुंचने के लिए। तो लाजमी था कि 36 किलोमीटर पहुंचने के लिए आज सभी को देर लगेगी, और हुआ भी यही। 8:30 बजे की घटना यानी सूचना थाने पर, और 10:30 बजे के बाद ही लोग पहुंच पाए 11 बजे तक। सबसे पहले डॉग स्क्वाड आया, घर में घूमा, इस कमरे से उस कमरे गया, लेकिन बाहर कतई नहीं निकला वो। आंगन में, आंगन से किसी कमरे में, किसी कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे से तीसरे कमरे में, लेकिन बाहर नहीं गया।
सारे फैमिली मेम्बर्स के नंबर्स ले लिए गए। फॉरेंसिक टीम ने अपना काम शुरू कर दिया। प्रोटोकॉल के हिसाब से पहले फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कलेक्शन ऑफ फिजिकल एविडेंस इंक्लूडिंग ब्लड ऑन बेड एंड ब्लड ऑन फ्लोर। सीईओ और एसपी ग्रामीण भी पहुंच गए। घर में एक ही एंट्री थी और वही एकमात्र एग्जिट भी था, जो घटना के समय बंद था, जैसा घर वालों ने बताया। यानी बाहर से कोई आया नहीं और भीतर से कोई मुख्य द्वार से गया नहीं। घर के भीतर आंगन में पहुंचने का एक ही रास्ता था, पड़ोस के मकान के छत से इस छत पर कूदना और फिर सीढ़ियों के सहारे नीचे आना। सबसे बड़ा ताज्जुब कि कोई आया और गोली मारकर चला गया। महिला का पति वहीं पास में, महिला के 2 लड़के वहीं पास में, महिला की बेटी वहीं पास में। बहुत बड़ा आंगन नहीं था कि कई 100 स्क्वायर मीटर का आंगन हो, वो एक कोने से एक कोने तक आवाज़ न जाती हो। गांव के जो सामान्य आंगन होते हैं वैसा ही आंगन था। किसी ने आवाज़ नहीं सुनी, किसी ने कोई हरकत नहीं की। ये ज़रूर सभी को ताज्जुब हो रहा था, जो भी अधिकारी मौके पर गए थे। मृतका का देवर जो अलग मकान में रहता था, गांव वालों ने उस पर शक किया, पड़ोसियों ने उस पर शक किया। उसका नाम सिपट्टर था, सिपट्टर। इनफैक्ट ये इंस्पेक्टर का अपभ्रंश है। इंस्पेक्टर पूरा अपने ज़माने में लोग नहीं बोल पाते थे, तो नाम लिखाते समय ये सिपट्टर हो गया और वो सिपट्टर के नाम से ही जाना जाता है। फॉरेंसिक वालों ने मृतका के पति, पुत्र, तीनों पुत्र और देवर के हाथ का कॉटन स्वैब भी लिया। कॉटन स्वैब ये क्राइम इन्वेस्टिगेशन की नई फॉरेंसिक विधा है, तकनीक है। पिछले 4-5 सालों से यूपी पुलिस इसका यूज़ कर रही है। इसे टच किए गए ऑब्जेक्ट्स के डीएनए एक्सट्रैक्शन किया जाता है और उससे फिर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कराई जाती है और फिर उसका सस्पेक्ट या सब्जेक्ट के टच से, उसके फिंगर प्रिंटिंग से उसको मैच कराया जाता है। बहुत बड़े बड़े अपराध के केसेस में दूसरे राज्यों में ये बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। लेकिन इस बीच में यहाँ कभी मेरी जानकारी में जब से ये शुरू हुआ है कभी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं हुई कि इनमें या इनमें या इनमें, इन तीनों में कोई एक मुलजिम हो सकता है और कॉटन स्वैब से उसकी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कराई जाए। शव का पंचायतनामा महिला सब इंस्पेक्टर से कराया गया और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। उस दिन बॉडी शाम के बाद पहुंच पाई, इसलिए उस दिन पोस्टमार्टम नहीं हो सकता था। अगले दिन पोस्टमार्टम दिन में हुआ, वही 2 बजे के बाद। ओपीडी ख़त्म करने के बाद ही डॉक्टर्स वहाँ पोस्टमार्टम हाउस पहुँचते हैं और तभी पोस्टमार्टम किया जाता है। शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू हेमरेज एज ए रिजल्ट ऑफ एंटी मॉर्टम फायर आर्म इंजरी। स्पष्ट था, यही एक्सपेक्टेड भी था। अग्न्यास्त्र से आई चोटों के कारण अत्यधिक रक्तस्राव से मृतका की मृत्यु हुई है, ऐसा कारण उसमें दिया गया। पीएम में यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फायर आर्म से जो एंट्री होती है बुलेट की, उस एंट्री वुंड पर ब्लैकनिंग और टैटूइंग के निशान थे, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित किया गया था। मीनिंग देयर बाई, यानी इसका मतलब कि उसको बिल्कुल स्किन से सटा के गोली मारी गई थी। टैटूइंग यानी कि जो उसका बैरल होता है, जो उसकी नाल होती है, उसके इम्प्रेशंस भी जहाँ पर गोली लगी थी वो थे, राउंड होते हैं। और जब उसमें से
फायर निकलता है, बर्स्ट होता है, तो उसमें जो पोटाश और बाकी चीज़ें होती हैं जो एक्सप्लोड करती हैं भीतर, उसके निशान भी, उसका कालापन भी, बारूद का कालापन भी स्किन पर मौजूद होता है। ये मान लिया गया कि जो कोई भी आया था उसने एकदम से सटा के, बिल्कुल बिना किसी गैप के उसे गोली मार दी, और संभवतः इसी कारण से ये आवाज़ ज़्यादा नहीं हुई या बहुत कम हुई और किसी को पता नहीं चला कि उसकी माँ या उसकी पत्नी को कोई आकर गोली मार गया है। अंतिम संस्कार के बाद विवेचना की कार्रवाई शुरू हुई। सबसे पूछताछ, पति, तीनों बेटे, इन लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। बयान उनसे भी लिया गया, बयान बहू से भी लिया गया, बयान उसके देवर से भी लिया गया। सबसे अलग अलग यही पूछा गया कि क्या कोई विवाद तो नहीं था, लेकिन विवाद का होना नहीं पाया गया। पुलिस आशनाई में ज़रूर निगाह डालती है, जड़ ज़रूर ज़मीन, तीनों कारणों में ज़रूर निगाह डालती है। मृतका के चरित्र और अन्य कार्यकलापों के बारे में जानकारी की गई, लेकिन कोई अन्यथा बात नहीं पता चली। पति पत्नी के बीच किसी तरह का विवाद पड़ोसियों या बच्चों ने नहीं बताया। सर्विलांस वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए कि इतने सारे घर वालों और रिश्तेदारों के नंबर की एनालिसिस के बाद भी हम कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं जिससे कोई लीड मिल सके। फील्ड यूनिट और डॉग को फिर से एक बार बुलाया गया। जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं कि अगर क्राइम सीन सिक्योर है तो फिर से कोशिश करते हैं। शंका, जैसे वो घर के बाहर नहीं गया तो सिर्फ घर वालों को खड़ा करा के एक बार फिर से कोशिश की गई, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। फॉरेंसिक वालों ने क्राइम वाले दिन, जब उनको भी बुलाया गया दोबारा, तो क्राइम वाले दिन जो उन्होंने वीडियोग्राफी की थी उसको रिवाइंड कर करके एक एक जगह को देखने की कोशिश की, उसके करस्पॉन्डिंग फ़ोटोग्राफ भी देखने की कोशिश की। दरअसल वो फिंगरप्रिंट्स के चक्कर में थे कि कहीं न कहीं फिंगरप्रिंट ज़रूर होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कोई आए, मार के चला जाए और कहीं पर हाथ भी न रखे। ज़्यादा जोर छत से आने जाने वाले रास्ते पर था, पर फिर भी कोई लीड हाथ नहीं लगी। लगभग 20 दिन हो गए, पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। मैं बार बार बताता हूँ कि जब हम कहीं पर फेल होते हैं, कहीं डिले होती है, कहीं एग्जैक्ट जगह हम पिन पॉइंट नहीं कर पाते हैं, तो सारे आरोप पुलिस पर आते हैं। सारे के सारे आरोप पुलिस पर आते हैं, और आरोप भी बहुत ही गंदे और घटिया किस्म के। लेकिन कुछ नहीं हुआ था तो आरोप लगना ही था, आरोप लगते रहे। 22 या 23 दिन बाद किसी व्यक्ति ने, जो बातचीत करने या किसी काम से इंस्पेक्टर के पास आया था, उसने ये बताया कि साहब, मृतका का पति ये जगपाल, ये तहसीलदार से मिला था 3-4 दिन पहले। मैं भी किसी काम से गया था, और जितना मैं ओवरहियर कर पाया, ये किसी ज़मीन में जो राजस्व के अभिलेखों में जो नाम चढ़ा हुआ है, उसकी जगह अपना नाम चढ़वा के कागज़ों में नामांतरण चाहता था। वो एप्लीकेशन तहसीलदार को दी थी। तहसीलदार ने कहा कि ठीक है, हम लेखपाल से रिपोर्ट लेंगे। ये बात थोड़ी सी इंस्पेक्टर को कम जची कि अभी 20-22 दिन ही हुए उसके मरे हुए, ये कौन सी ज़मीन की बात वहाँ कर रहा है। थानाध्यक्ष ने फ़ौरन, रविंदर सिंह ने फ़ौरन एक सब इंस्पेक्टर से कहा कि जाके तहसीलदार से मिलिए, उससे मांग कर वो एप्लीकेशन देखिए और बाकी चीज़ें उनसे पूछिए कि क्या विशेष बात थी, किस फेवर के लिए आपके पास आया था। एसआई ने तहसीलदार से बात की
और उसके एप्लीकेशन की जो प्रति थी वो अपने मोबाइल में फ़ोटो क्लिक कर ली और ये पूछा भी कि वो क्यों आया था। तहसीलदार ने बताया कि मृतका के मायके में लगभग 25 बीघे ज़मीन और मकान है जो मृतका के नाम है। मृतका के मरने के बाद वो उसके पति जगपाल को नियमानुसार अपने आप नामांतरित या स्थानांतरित हो जाती, लेकिन वो इस आशय का प्रार्थना पत्र दे गया है कि अभी तक नहीं हुई है, नियम के हिसाब से 14 दिन में हो जानी चाहिए, तो इसको जल्दी करा दें। इंस्पेक्टर को ताज्जुब हुआ कि अभी उसके पति पत्नी के मरे हुए 20-22 दिन भी नहीं हुआ है और इस तरह की किसी प्रॉपर्टी का जिक्र न उसके बच्चों ने किया, न पड़ोसियों ने किया, न मृतका के देवर ने किया। लोग उस पर शक कर रहे थे, उसे कोई बात पता होती तो वो ज़रूर बताता। बात बड़ी थी। दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो इन लोगों की जानकारी में नहीं है बच्चों के, या फिर सब ने मिल के एक साथ इस बात को छिपाया है। अगर छिपाया है तो हम कहीं न कहीं पहुंच जरूर जाएंगे। थानाध्यक्ष वहाँ से लौटने के बाद सीधे थाने पर आए और उन्होंने फ़ौरन जगपाल को बुलाने के लिए कहा। गाड़ी गई और मृतका के पति जगपाल को थाने पर बुलाया गया। मृतका के मायके के बारे में जब इतनी बात उन्होंने बताई तो इंस्पेक्टर स्वयं मायके गए उसके। उनका वहीं से पता लगेगा। गए, वहाँ लोगों ने बताया कि मृतका अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी और उनके पिता ने अपने जीवित रहते ही, अपने जीवन काल में ही सारी प्रॉपर्टी, मकान बड़ा और 25 बीघे ज़मीन उसके नाम कर दी थी। इसकी जानकारी गांव में बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं थी, क्योंकि जो लोग बटाईदार थे वो हमेशा की तरह बटाई पर खेती कराते थे उनकी। बटाईदार का मतलब होता है कि जो कोई भी उस ज़मीन पे खेती कराता है, आधा उसका जो प्रोड्यूस है, आधा उसकी जो फसल है, वो जो ज़मीन का ओनर है उसको मिलती है और आधी फसल वो खुद जो उस पर मेहनत करता है, जुताई गुड़ाई बुआई करता है, वो आधी फसल वो रखता है प्रोड्यूस का। तो जो लोग करते थे पहले पिता के जीवित रहने पे, वही आज भी कर रहे थे। कभी किसी ने टोका नहीं, रोका नहीं। बीच में एक आध बार उसका पति जगपाल आया था और उन्हीं लोगों से बात करके और उसका हिसाब किताब लेकर चला गया था। किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी, किसी तरह का कोई विवाद उस भूमि पर नहीं है। कभी किसी ने उस पर कोई विवाद नहीं किया, न कोई क्लेम किया। इतना सुनकर ज़रूर इंस्पेक्टर को लगा कि दाल में कुछ काला है। क्यों नहीं इन लोगों ने इसके बारे में बताया। उसने बुलवाया जगपाल को और आते ही उससे उस एप्लीकेशन के बारे में पूछा कि भाई ये एप्लीकेशन आपने तहसीलदार को दी थी, क्यों दी थी? अभी तो 20-22 दिन ही हुआ है पत्नी के मरे हुए, वैसे भी ये तुम्हारे ही नाम ट्रांसफ़र होती, तुम पति हो इसके, ऐसी क्या जल्दी थी कि तुम गए और जाने के बाद तुमने वहाँ पर एप्लीकेशन दी, रिक्वेस्ट भी की कि इसको जल्दी करा दिया जाए। जगपाल इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। रविंदर यानी प्रभारी थाने के, वो बार बार उसे कुरेदते रहे, लेकिन वो अब ज़्यादातर सवालों पर चुप हो गया। इरिटेट होकर थानाध्यक्ष ने थाने में अपने ही कक्ष में उससे अच्छी वाली पूछताछ शुरू कर दी। बहुत टाइम नहीं लगा, जगपाल टूट गया। उसने बताया कि जब मेरे ससुर यानी हमारी पत्नी के पिता का देहांत हो गया तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि अब कोई नहीं है वहाँ पर, इस प्रॉपर्टी को बेच दो। लेकिन मिथिलेश, और कई बार कहा मैंने, लेकिन मिथिलेश जब भी हम ये कहते थे उसको सिरे से खारिज कर देती थी।
और कहती थी कि माँ बाप की संपत्ति है, उन्होंने मेहनत करके इसको बनाया है, मैं इसे बेचूंगी नहीं। उसका अल्टरनेट भी उसने बताया कि अपने 3 बच्चों में से एक बच्चे को वहाँ शादी जब हो जाएगी तो सब परिवार वहीं भेज देंगे। बड़ा मकान है, 25 बीघे ज़मीन है, उसका गुजारा बहुत आराम से हो जाएगा, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ की प्रॉपर्टी बाकी दोनों बच्चों में बांट देंगे, तीनों को हिस्सा लगभग बराबर मिल जाएगा और तीनों सुख से रहेंगे, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जगपाल ने यह भी बताया कि मैंने और मेरी पत्नी ने मिलकर ये तय किया था कि ये बात किसी और को पता न लगे कि हमारे दिमाग में क्या है, क्योंकि अगर किसी बच्चे को इस बात की ज़रा से भी भनक लगी तो हो सकता है वो तुम्हारे हिस्से में यानी तुम्हारे मायके के हिस्से में भी अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दें। हम लोग चुपचाप ऐसा करेंगे, एक बेटे को वहाँ की रजिस्ट्री कर देंगे, यहाँ के 2 हिस्से बनाकर दोनों बच्चों को यहाँ की रजिस्ट्री कर देंगे, लेकिन ऐसा बेटों की शादी होने के बाद और बिटिया जो हमारी है उसकी शादी होने के बाद करेंगे। जगपाल ने कहा, ये सब तय होने के बाद भी मेरे दिमाग में पैसा नाच रहा था। कई लोगों से जो वहाँ आसपास के थे, मैंने वहाँ ज़मीन का रेट भी पूछा था। मैंने कैलकुलेट कर लिया था कि बहुत पैसा मिलेगा, ज़मीन बिक जाएगी, मकान बिक जाएगा और पैसा खूब मिलेगा। और अगर ज़मीन बिक गई तो बच्चे उसमें से हिस्सा क्लेम नहीं करेंगे, पैसा मेरे पास रहेगा, मुझसे कोई ले नहीं पाएगा, हम जहाँ चाहेंगे वहाँ खर्च करेंगे। लेकिन वो किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं थी। मुझे ये लगा कि अगर ये मर जाएगी तो पूरी प्रॉपर्टी नेचुरल कोर्स में मेरे नाम हो जाएगी और वही एक बड़ा मकान, वो 25 बीघा ज़मीन उसको दिखाई दे रहा था। उसी दिन शाम को हम जब खाना खा रहे थे तो मैंने पत्नी को फिर समझाया कि देखो, जिद करने से कोई फ़ायदा नहीं, इतनी दूर जाके कौन बसेगा और हम अपने एक बच्चे को अपने से दूर क्यों करें। तरह तरह से कई बहानों से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कतई नहीं मानी और उसी समय मैंने डिसाइड कर लिया कि आज इसे मार दूंगा। मानने को तैयार नहीं है, आज ज़रूर मार दूंगा इसको। उसने बताया कि साहब, गांव में हमारे पास कोई लाइसेंसी शस्त्र नहीं है और हम लोगों के गांव में जिसके पास कोई लाइसेंसी शस्त्र नहीं है, हम लोग देशी कट्टे अपने घर में ज़रूर रखते हैं, चोरों डकैतों से अपनी सुरक्षा करने के लिए अपने पास रखते हैं। वो कट्टा जहाँ मैंने रखा था वो निकाल कर मैं अपने तकिए के नीचे लेकर सो गया। मेरी निगाह अपनी पत्नी पर ही थी कि वो कब अच्छी तरह से सो जाए। जैसे ही वो सो गई, मैं उठा वहाँ से और उसकी कनपटी पर बिल्कुल सटाकर उसे गोली मार दी। कट्टा लेके मैं फिर बिस्तर पर आ गया कि बच्चे कहीं उठ न जाएं कि क्या आवाज़ हुई। 1 घंटे तक जब कोई कहीं से कोई रिएक्शन नहीं आया तो मैं कट्टा लेकर भीतर बड़े वाले बक्से के नीचे भीतर रख दिया और बाहर की तरफ से एक ईंट लगा दी जो नीचे बक्से के नीचे लगाई जाती है। पुलिस ने वो कट्टा बरामद कर लिया। 25 मई 2020 को, लगभग 1 महीने बाद, फॉरेंसिक एविडेंस के साथ 1 जून 2020 को चार्जशीट नंबर 142/20 और सभी प्रपत्रों के साथ अदालत में दाखिल कर दी गई ये चार्जशीट। जगपाल आज भी जेल में है और ट्रायल का वेट कर रहा है। अब ज़रा सोचिए
कि जगपाल 50 साल का, उसकी पत्नी मिथिलेश 45 साल की। सुखी वैवाहिक जीवन, 3 लड़के, 1 लड़की, एक बहू भी आ गई। यानी 20-25 साल से उनके बीच में कोई किसी तरह का मनमुटाव नहीं था, एक साथ रहते थे। जैसा कि मैंने बताया, शाम को वो खाना खिलाती थी। जिस समय उसने समझाने की कोशिश की और वो नहीं मानी। यानी जो 25वीं वर्षगांठ पे लोग अपनी पोस्ट में लिखते हैं कि हैप्पी 25 ईयर्स ऑफ टुगेदरनेस, उस स्टेज से पार हो गए ये 2 पति पत्नी। और जरा सी ज़मीन के टुकड़े के लिए इतने दिनों का पवित्र रिश्ता, इतने दिनों का बंधन, इतने बड़े बच्चे, बच्चों का माँ बाप के लिए प्यार एक झटके में ख़त्म कर दिया। न तो एक बार सोचा, और न उसका कलेजा और न ही उसका हाथ कांपा। कोई कैसे इतना निर्मम हो सकता है? पर हुआ ऐसा। जायदाद के लिए, ज़मीन के लिए, पैसे के लिए, बिल्कुल ऐसा हुआ। और ये चीज़ें, जायदाद, ज़मीन और पैसा, ये क्या न करा दें, जो भी करा दें वो कम है। आज इस इंसिडेंट में, इस क्राइम में, मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचता हूं कि पति की 100 नहीं 101% गलती उसी की है, पति की है, जगपाल की है। और पत्नी की रंच मात्र भी गलती नहीं है। वो क्यों नहीं बेचना चाहती थी, उसका कारण बिल्कुल जेन्युइन था। उसका क्या होगा उस प्रॉपर्टी का, उसका भी कारण, उसका भी जो एक्सप्लेनेशन था वो बिल्कुल जेन्युइन था, बच्चों के लिए था। लेकिन अकारण इतने दिन के संबंध, इतने दिन के रिश्ते, इतने दिन का अपनापन एक गोली में तार तार हो गया। मुझे आशा है कि आप मेरी इस राय से सहमत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।